वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास नंबर 41 करेंगे। मैराथन क्लास नंबर 5 होने वाली है आज आपकी। तो शायद ही एमसीआरई के आप हिस्ट्री में अभी तक चेक करोगे इतनी मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैराथन क्लासेस में क्या है कि कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाता है, रेविजन मिल जाता है आपको। कंप्लीट सिलेबस को आप गो थ्रू कर लेते हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अंदर मैराथन क्लास नंबर 5 है, जो इसके अंदर बेसिकली हम आपको क्या कराने वाले हैं, जैसे एलटीसी होता है आपका, लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें क्या होता है, या और जो चीजें आप देखते हो, ज्वाइनिंग टाइम देखते हो, ट्रेवलिंग जो अलाउंस का है, टीए का देखते हो, हैं कुछ एचआरए की कंडीशंस होती हैं, आपको बेनिफिट मिलता है, प्रमोशन में मिलता है। तो ये अगर सारी चीजें हैं तो इसमें एक पॉइंट जरूर आता है, जब आपकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के अंदर हो, लद्दाख में हो, लक्षद्वीप में हो, अंडमान निकोबार में हो, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अगर इन स्टेट्स के आसपास, मतलब इन स्टेट्स में अगर आपको पोस्टेड किया जाए तो वहां पे क्या बेनिफिट्स हैं। तो जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ाए ना, हर जगह ये पॉइंट जरूर आ जाता है कि उनको जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं उनको बेनिफिट्स हैं कुछ अलग से जो दिए जाते हैं, रिस्क अलाउंस टाइप चीजें दी जाती हैं और भी सारी चीजें दी जाती हैं। तो वो कंफ्यूजन आज आपकी मैराथन क्लास में पहले क्लियर कर देते हैं। तो विदाउट एनी डिले आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली। सेशन को बच्चों पहले आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करने के लिए आपको 10 से 20 सेकंड्स का टाइम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। चलो, ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने वाले हैं। पॉइंट 1 से स्टार्ट करेंगे और बेसिकली बात करेंगे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पोस्टेड होते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो सबसे पहले तो यहां पे पोस्टिंग की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? पोस्टिंग की बात की जाएगी। तो देखो, कुछ स्पेशल कंसेशन है, बेनिफिट्स हैं जो दिए जाते हैं अगर आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स या कुछ स्पेसिफिक यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे अगर पोस्टिंग मिलती है तो आपको दिया जाते हैं बेनिफिट्स। तो उन बेनिफिट्स में अगर आप डेपुटेशन पे होते हो तो भी आपको दिए जाते हैं, ठीक है। कब दिए जाते हैं ये आप याद रख लेना। डेपुटेशन टू मणिपुर एंड त्रिपुरा, मणिपुर एंड त्रिपुरा। मणिपुर एंड त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो नो इशू, हमने लिखना ही नहीं था ये। लेकिन अगर मणिपुर और त्रिपुरा के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपको डेपुटेशन मिलती है तो आपको क्या है, स्पेशल जो है कंसेशन या बेनिफिट्स हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं, वो आप एक बार पढ़ लो। आसाम होता है आपका, ठीक है। नागालैंड होता है, मिजोरम होता है, त्रिपुरा भी हमने लिखा आपके लिए, त्रिपुरा भी होता है, अरुणाचल प्रदेश होता है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आपको मेघालय लिख दिया हमने, मेघालय भी होगा, मेघालय, ठीक है। सिक्किम होता है आपका। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे। अब आ जाएंगे यूटी। तो यूटी जो है वो आप नोट करना कौन कौन सी यूटी है। एक है इसके अंदर एल एंड एम, एल एंड एम आइलैंड, जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। एक है आपका ए एंड एम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दो ये आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पे ना स्पेशल कंसेशन है जो दिए जाते हैं, लेकिन डेपुटेशन हमने बता दिया, अगर आपको स्टेट गवर्नमेंट में डेपुटेशन भी मिला है मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर तो आपको ये स्पेशल बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलो, अब आपको बता देते हैं कि आपको ज्वाइनिंग टाइम कितना दिया जाता है।
अगर आप स्पेशली पोस्टेड हो जाते हो, याद रखना ये टॉपिक है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का चल रहा है अभी, ठीक है। ये देखो, रेल से अगर आप जाते हो तो ज्वाइनिंग टाइम के टाइम पे आपको जो टीए दिया जाता है, दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस वो कितना दिया जाता है आपको और आपकी फैमिली के लिए दिया जाता है। रेल से अगर जाना है आपने तो सेकंड क्लास फेयर मिलता है। रेल से जाना है तो सेकंड क्लास फेयर मिलता है। रोड से जाना है तो जो एसी का नहीं मिलता, इसमें ऑर्डिनरी मिलता है, ऑर्डिनरी बस फेयर मिलता है आपको, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जाना है यूटी के, जो हमने बताए A&N, और दूसरा कौन सा था, L&M, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड, तो सीधी सी बात है ये कैसे जाओगे आप, या तो सी पैसेज से जाओगे, ठीक है। सी पैसेज, सी पैसेज मिलता है, प्लस में बस फेयर मिलता है। बस फेयर कौन सा मिलेगा, जो आपका प्लेन एरिया होगा, जहां पे मेन लैंड होगी आपकी, वहां तक, ठीक है। ये तो ये हुआ आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। क्लियर हो गया, चलो। एलटीसी की बात कर लेते हैं। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट जो अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं, एक तो ये कि साथ लेके जाए, छोड़ के आए हैं और उन्होंने ट्रांसफर का जो टी है वो उनके लिए नहीं लिया, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, या तो वो एग्जिस्टिंग एलटीसी अपना अवेल कर ले, होम टाउन, जो उनको 2 कैलेंडर ईयर में एक बार मिलता है, 2 कैलेंडर ईयर्स में एक बार होम टाउन, या तो वो उसको अवेल कर ले, ठीक है। और एक मिलता है एनीवेयर इन इंडिया एलटीसी इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years अंडर द नॉर्मल एलटीसी रूल, ठीक है। 4 years में जो नेक्स्ट ब्लॉक होगा, 4 years में 1, ये ऑर्डिनरी रूल है, 1 एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। तो 1 एनीवेयर इन इंडिया उनको मिलेगा अगर वो अपनी फैमिली को छोड़ के आए। अगर एम्प्लॉय, ये बस ये चीज है नोट करने वाली, एम्प्लॉय प्लस फैमिली साथ में है, तब क्या होगा, तब उनको जो बेनिफिट्स हैं, याद रखना आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और फैमिलीज अगर उस रीजन के अंदर दोनों के दोनों रहते हैं तो उन्हें 2 एडिशनल ओकेजन मिलता है उनके पूरे सर्विस कैरियर के दौरान, जिसमें उनको इमरजेंसी पैसेज कंसेशन मिलता है, ठीक है। 2 इन आ होल सर्विस, जिसको क्या बोलते हैं, ये एक नया प्रोविजन है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी पैसेज कंसेशन, इमरजेंसी पैसेज कंसेशन। अच्छा, ये टॉपिक हम क्यों करा रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। स्पेशली जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात की जाती है, लद्दाख की बात की जाती है, अंडमान निकोबार आइलैंड की, मिनिकॉय की बात की जाती है, इसलिए अब देख लो, ये आपने पढ़ा नहीं होगा अभी तक कि इमरजेंसी पैसेज कंसेशन नाम से भी उनको मिलता है, और 2 एडिशनल ओकेजन्स में मिलता है, 2। लेकिन जो 2 मिलेंगे ना, वो पूरे के पूरे सर्विस टेन्योर के दौरान उनको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें वो कहाँ जा सकते हैं, इमरजेंसी पैसेज है जो, इसमें वो अपना होम टाउन जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे जा सकते हैं, होम टाउन जा सकते हैं, या वहां पे जा सकते हैं जहां पे वो पहले पोस्टेड थे, जहां पे वो पहले पोस्टेड थे, कभी अगर इमरजेंसी उन्हें पड़ती है तो,
या तो वो अपने होम टाउन जा सकते हैं या अर्लियर पोस्टिंग जो थी वहां पर जा सकते हैं। ये दो प्रोविजंस उनको मिलते हैं। ठीक है। और जो ये बेनिफिट्स है ये सब जैसा नॉर्मल एलटीसी में जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना वो ही मिलते हैं, बस आपको 2 चांस पूरी सर्विस के दौरान अलग से मिल जाएंगे। बस इसमें यही चीज समझने वाली थी जिसके पर्पज से हमने आपको करवाया। अब इमरजेंसी, आप इस चीज को नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि इसको बोलते हैं इमरजेंसी पैसेज। कभी इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो इमरजेंसी पैसेज कंसेशन बोलते हैं इसको, इमरजेंसी पैसेज कंसेशन। ये किस किस को मिलता है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो पोस्टेड है, ठीक है, अंडमान निकोबार में पोस्टेड है, लक्षद्वीप में पोस्टेड है, इसके अलावा आपको लद्दाख का भी बताया था, लद्दाख पे भी मिलता है। ठीक है। तो वो जा कहां सकते हैं? उनके लिए जो डेस्टिनेशन होगा, डेस्टिनेशन या प्लेस जहां पे वो जा सकते हैं, वो कौन कौन से जा सकते हैं? अब आप सोचना, या तो वो होम टाउन जा सकते हैं इन इमरजेंसी पैसेज कंसेशन में, ठीक है। होम टाउन नहीं जाते तो कोई उन्होंने प्लेस ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट किया होगा अपना, पुराने वाली पोस्टिंग भी हो सकती है जैसा हमने अभी बताया। तो इन दोनों में से किसी भी जगह वो अपना जा सकते हैं, दैट इज इमरजेंसी पैसेज कंसेशन। ठीक है। चलो, टेन्योर देखो, उनको कितना जो टाइम है, टाइम पीरियड उनको जो सर्व करना पड़ता है अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है इन स्टेट्स के अंदर। तो देखो, एक तो फिक्स होता है टेन्योर कि भाई इतना टेन्योर आपने काटना पड़ेगा। फिक्स टेन्योर में क्या है? फिक्स टेन्योर में ये है कि 10 साल या उससे कम, 10 साल या उससे कम सर्विस। ठीक है, 10 साल या उससे कम सर्विस है तो 3 साल आपके फिक्स हैं, और 10 साल या उससे अधिक सर्विस अगर है, ये या है, उससे अधिक सर्विस अगर है तो 2 साल। ठीक है। मतलब जिनको ये सर्विस है उनकी, अगर उनको 10 साल पहले ही सर्विस करते हुए हो गए हैं तो उनको 2 साल रुकना पड़ेगा यहाँ पे। अगर किसी के 10 साल या उससे कम है तो 3 साल का फिक्स टेन्योर है जो पोस्टिंग इस एरियाज में मिलती। ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या होता है ये भी सोचने वाली चीज है। इसके बाद मिलता है उनको चॉइस का स्टेशन, चॉइस स्टेशन पोस्टिंग। ये पीरियड निकालने के बाद वो अपनी चॉइस की पोस्टिंग ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी यही रहती है। क्लियर हो गया। चलो, अब उनके चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है उसका क्या होता है? इस केस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस तो सिंपल सी बात है, अगर बच्चा उनके साथ नहीं रहता है तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस वो उनको 12वीं तक ही दिया जाएगा। ठीक है। जो भी उनका लास्ट स्टेशन ऑफ पोस्टिंग है जहां पे वो रहते हैं, या तो वो लास्ट स्टेशन ऑफ पोस्टिंग हो या वो जहां पे कहीं पे रहते हो उस पे वहां पे पढ़ रहे हैं, वो उनको 12वीं क्लास तक मिलता है। ठीक है। अगर ऐसे बच्चों को हॉस्टल में तो ऑब्वियसली रख सकते हैं, 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाती है बिना किसी रोक टोक के। ठीक है। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हुआ और हॉस्टल सब्सिडी हुई, वो जहां पे वो रहना चाहते हैं, साथ में नहीं रह रहे हैं अगर,
कहीं भी रह रहे हैं तो वो एज इट इज रहता है, एज इट इज, एज नॉर्मल रूल्स। इसमें कोई अलग से बेनिफिट उनको नहीं दिया जाता। ठीक है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एचआरए के अंदर आती है। क्या है एचआरए के बारे में, यही चीज बताई जाती है कि उनको 2 एचआरए मिलते हैं। 2 एचआरओ में से कौन सा होता है? 1 तो होगा उनका ओल्ड पोस्टिंग, जो प्रीवियस पोस्टिंग है, अगर फैमिली वहां पर रहती है तो उसके हिसाब से मिलता है। और जो सेकंड है वो सेकंड मिलता है उनको नॉर्थ ईस्ट वाली पोस्टिंग वाला। तो इसलिए उनको 2 एचआरए का जो प्रोविजन है वो दिया जाता है। ठीक है। और ये जो आपका प्रोविजन है ये कब से लागू है? ये 1/7/2017 के बाद का प्रोविजन है, जो बताया गया है 1 जुलाई 2017 के बाद तक। ठीक है। चल, टफ लोकेशन अलाउंस, ये तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको बता चुके हैं। टफ लोकेशन अलाउंस, तो ये जो अलाउंसेज हमने पढ़ाए हैं उसमें ये क्लियर है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि टफ लोकेशन अलाउंसेस किस किस लेवल के हिसाब से कितना कितना मिलता है। ठीक है। चल, एक जो नई चीज है जो बतानी है, एक इन्हें स्पेशल अलाउंस मिलता है, जो हम हमेशा बात करते हैं कि स्पेशल अलाउंस इसमें जोड़ा जाएगा नहीं जोड़ा जाएगा। तो स्पेशल अलाउंस किनको मिलता है? उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, जिसमें आपके आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, सिक्किम, जो हमने आपको स्टेट बताए, साथ के साथ में लद्दाख भी रहता है, तो स्पेशल अलाउंस उनको ग्रांट किया जाता है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के भी जो है वहां पे भी इनको स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। ठीक है। चल, स्पेशल अलाउंस आपको पता है फिक्स होता है कुछ, जो भी दिया जाता है इनको। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित, बाकी बाकी फिर हम आगे गो थ्रू करेंगे और आपको जो टॉपिक्स हैं उसमें से समझाएंगे। ठीक है। अगर कोई ऑफिसर है, वो अपनी लास्ट पोस्टिंग पे उन्हें मकान मिला हुआ था, लास्ट पोस्टिंग पर, ठीक है, लास्ट पोस्टिंग पर उनको मकान मिला हुआ था। अब उनकी पोस्टिंग हो जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, तो क्या अब वो अकोमोडेशन को होल्ड कर पाएंगे अपनी फैमिली के लिए? तो बिल्कुल कर पाएंगे। जो भी लाइसेंस फीस है वो उन्हें पे करनी पड़ेगी, बाकी वो अपने हाउसेस को जो मिला है वहां पे ओन कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, अगर उनकी जो है पोस्टिंग मिल जाती है और वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, उसको खुद वो खाली कर देते हैं और अपनी फैमिली को रेंटेड या अपने जो पुराने स्टेशन का खुद का अगर घर है वहां पे रखना चाहते हैं, तो क्या उन्हें एडिशनल एचआरए मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। कितने एचआरए मिलते हैं? 2 एचआरए। 2 एचआरए में अभी ये केस बताया, ये ऊपर वाला ही केस है। अब इसमें क्या है कि उन्होंने वैकेट कर दिया अपना घर, ठीक है, वैकेट कर दिया, इसके बाद खुद चले गए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो अब डबल एचआरए वाला जो प्रोविजन है उनको डबल एचआरए मिलेगा, क्योंकि ये मकान तो उन्होंने खाली कर दिया, तो बिल्कुल मिलेगा उन्हें। ठीक है। ये वाली सिटी का एचआरए प्लस में नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो एचआरए है, ये दोनों के दोनों मिलेंगे, इसलिए बोलते हैं कि उनको 2 एचआरए मिलते हैं, चाहे मकान उन्होंने खाली भी कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजन थे जो आपको बताएं, शायद पेपर में आपसे पूछे जाए। ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आ जाता है स्पेसिफिकली जब लद्दाख रीजन की इन सारी चीजों की बातें अगर ये करते हैं तो डेफिनेटली। ठीक है। चल, अब एक रिजाइन की बात कर ले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रिजाइन से भी कई बार ये स्पेशल टॉपिक्स हैं आज के जो हम करवाएंगे। रेजिनेशन, तो देखो रेजिनेशन में क्या है, नोट करना। क्वेश्चन का आज तो पॉइंट हमने बनाया ही नहीं, लेकिन बना देते हैं, चलो 1 2 यहां से 3 कर देते हैं। तो देखो रेजिग्नेशन में क्या है, तो रेजिग्नेशन में क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया जाता है। ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम टू होम, किसको दिया जाता है? आप यहां आंसर लिखोगे टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसने आपको अपॉइंट किया अथॉरिटी ने, उसी को आप रिजाइन लिखोगे, सीधी सी बात है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ठीक है।
अब देखो फोर्थ देख लेते हैं। जो रेजिनेशन है वैसे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रेजिनेशन इफ नॉट एक्सेप्टेबल। तो आप रीजन बताओ, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि भाई उसने रिजाइन दिया और उसका रिजाइन एक्सेप्ट ही ना हो। तो दो ही वजह हो सकती है कि कोई ऐसा काम है कि बहुत ही कोई ज्यादा कोई लिख दे उसमें कि भाई इंपॉर्टेंट कोई वर्क है जिसमें वो पर्सन है वो एंगेज है, जब तक कि उनकी जो पोस्ट है वो फिल नहीं की जाती, कोई चार्ज नहीं ले लेता, तब तक उनको रिलीव नहीं किया जाएगा। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है अगर उस ऑफिशियल के खिलाफ कोई इंक्वायरी है जो अभी चल रही है, ठीक है, कोई खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो आप, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कह सकते हो, अगर ये चीज पेंडिंग है तो भी उनके रिजाइन को नॉट एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बता दिए कि कब एक्सेप्टेबल और कब नॉट एक्सेप्टेबल। चलो अब कुछ और चीजें हैं जो इसके अंदर आपने समझनी है। जब तक नो ड्यूज नहीं हो जाता तब तक रेजिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर नो ड्यूज नहीं हो जाता तो उसको नहीं किया जाता। अब एक क्वेश्चन आता है, बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ रिजाइन, पूरा नहीं शॉर्ट लिखेंगे हम, रेजिनेशन ही है वैसे ही। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंडेटरी क्या है, मैंडेटरी, नो ड्यूज तो है ही, इसके अलावा सबसे जरूरी चीज जो मैंडेटरी है वो क्या है, अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो वो है सबसे ज्यादा जरूरी वीसी, दैट इज विजिलेंस क्लियरेंस। ये विजिलेंस क्लियरेंस ही बताएगी कि भाई इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी तो पेंडिंग नहीं है, कोई इंक्वायरी चल तो नहीं रही, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा। तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट है, ये ही एनओसी देता है कि भाई हाँ ये रिजाइन करके जा सकते हैं, इनको रिलीव कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी। अब रिजाइन हो गया एक्सेप्ट, रिजाइन हो गया एक्सेप्ट, तो डेट ऑफ इफेक्ट रिजाइन की वो कौन सी होगी, डेट ऑफ रिजाइन होगी या कौन सी होगी, तो ऑब्वियसली डेट ऑफ रिलीव, नॉट रिजाइन, रिजाइन एक्सेप्टेंस। जो आपकी रेजिनेशन की जो लास्ट डे होगा आपका वो माना जाएगा जिस दिन आपको रिलीविंग मिली। ठीक है, एक्सेप्टेंस कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक रिलीविंग नहीं मिली तब तक आपके रिजाइन को पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता। एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल एक बच्चे ने पूछा उसमें हमने जवाब दिया, पहले वो जवाब गलत निकला, बाद में हमने रूल की क्लैरिफिकेशन पढ़ी, तो वो रूल नंबर 26 था। 26 के पहले वाले पॉइंट में ये चीज मेंशन्ड है, सीसीएस पेंशन में, ये है सीसीएस पेंशन रूल के रूल 26(1) में। और अगर सीसीएस लीव रूल में पढ़ोगे उस चीज को, रिजाइन वाली को, भाई कितनी छुट्टी का लीव इनकेशमेंट देना है, तो लीव इनकेशमेंट मिलेगा आपको रिजाइन के टाइम पे 39 के अंदर। ठीक है, 39 का आप देख लेना, पांचवा या छठा पॉइंट है जिसके अंदर ये चीज मेंशन है। ठीक है, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है 150 EL मैक्सिमम इन कैश हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम। बट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है जो आपने यूज करना है, फॉर्मूला करना है आपने हाफ ऑफ EL क्रेडिट, जितनी उसकी EL है उसकी हाफ EL का उसको मिलेगा लीव इनकैशमेंट। ठीक है, और मैक्सिमम, मैक्सिमम 150, यानी कि अगर उनके पास 300 छुट्टी पूरी की पूरी है तो ही उन्हें 150 मिलेगा। अगर उनके पास छुट्टी 260 डेज की है तो उन्हें लीव इनकेसमेंट 130 दिन का मिलेगा, ना कि 150 का मिलेगा। ये चीज है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। तो रूल नंबर 39 के 6 में ये बात मेंशन्ड है कि भाई बाकी चीजें उसकी लैप्स मान ली जाएंगी। और एचपीएल तो बिल्कुल ही लैप्स, क्योंकि एचपीएल तभी जोड़ी जाती है जब आप सुपर एनुएट होते हो, सुपर एनुएशन,
जब आपकी रिटायरमेंट होती है। रिजाइन के टाइम पे एचपीएल नहीं जोड़ी जाती। ठीक है। अब किसी ने थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया है और वो दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल अगर किसी ने अप्लाई किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, तो थ्रू प्रॉपर चैनल में कंडीशन क्या है, रिजाइन हो जाता है टेक्निकल रिजाइन। कैसा रिजाइन हो जाता है, टेक्निकल। इसमें क्या होगा, अब आपकी सैलरी अगर कम है, वहां पे कम है और आप चाहे उसी लेवल के अंदर जा रहे हो बट थ्रू प्रॉपर चैनल में या उससे ऊपर वाले लेवल में जा रहे हो, तो जो पे है आपको वो कम नहीं दी जाएगी, पिछले वाली आपकी काउंट होगी सर्विस। तो पास्ट सर्विस बेनिफिट आपके पेंशन के लिए भी काम आएंगे, आपके लीव क्रेडिट भी आपको मिलेगा, आपको पे फिक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा आपका, अगर टेक्निकल रेजिनेशन होता है तो। ठीक है। और टेक्निकल रेजिनेशन वाले कैंडिडेट्स को ही लियन मिलता है। लियन क्या होता है, ग्रहण अधिकार। ग्रहण अधिकार, ग्रहण अधिकार में क्या होता है, ग्रहण अधिकार ये है कि अगर उसमें लिखा है 1 ईयर ऑफ लियन होल्ड करता है या 2 ईयर ऑफ लियन होल्ड करता है, तो जितने दिन होल्ड करता है उतने दिन के अंदर वो चाहे तो अपने वाली पोस्ट पर वापस आ सकता है। ये होता है टेक्निकल रेजिनेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब कोई सोचेगा बच्चा कि रिजाइन कर दिया तो उसको विड्रॉ किया जा सकता है। विड्रॉ, तो विड्रॉल पढ़ेंगे हम रिजाइन का, इसका क्या केस है, तो बिल्कुल उसको विड्रॉ किया जा सकता है। कब, बिफोर एक्सेप्टेंस। अब बिफोर एक्सेप्टेंस आप कैसे विड्रॉ करोगे, तो सिंपल सी बात है, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉन मान लिया जाएगा अगर एक्सेप्टेंस से पहले ही आपने उसको रोक लिया। ठीक है, तो वो अपने आप ही विड्रॉल है। अगर एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्ट हो गया बट रिलीविंग नहीं हुई, बट रिलीफ नहीं मिला, नहीं मिला, ये रिलीव लिख देना जी इसको, या रिलीफ समझ लेना आप, इस चीज का मतलब रिलीविंग है। अगर रिलीविंग नहीं मिली तो क्या होगा, विड्रॉल हो जाता है। ठीक है, रिलीव नहीं हुआ तो भी क्या है, ये विड्रॉल हो जाता है। अगर रिलीव के बाद आप बोलो कि मैंने विड्रॉ करना है, तब क्या है, तब यही देखा जाएगा कि जो रेजिनेशन टेंडर किया था उसमें रीजंस क्या थे। ठीक है, उन रीजंस में उनकी भाई कंडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, तो ये सारी चीजें बड़ी मायने रखती है। तो एक्सेप्टेंस और रिलीविंग के बाद में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन 10 नंबर है, लेकिन अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, हम आपको समझाएंगे। रिजाइन, एक्सेप्ट, रिलीव, रिलीव के बाद रीजॉइन देख लेना, रीजॉइन। रीजॉइन भी कह सकते हैं इसको हम, आपका रिजम्पशन भी कह सकते हैं। रिजम्पशन जैसे रिज्यूम नहीं होता तो उसको रिजम्पशन कहते हैं, रिजम्पशन। ये है ना जो ये रिलीविंग और रिजॉइन, इसके बीच में 90 दिन मैक्सिमम आपको अलाउड है एब्सेंस। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर इससे ज्यादा की एब्सेंस हुई और आप कहते हो कि मेरा रिजाइन वापस ले लो, तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, फिर क्या है, फिर बिल्कुल कोई चांस नहीं बनता। अब कोई एक्सेप्शनल केस ही हो ऐसा जो भाई 90 दिन से ऊपर पे जाने पे भी रिलैक्स कर दिया, तो वो एक अलग बात है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी डेज बिटवीन द पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी बिटवीन रिलीफ ऑन रेजिनेशन एंड रिजम्पशन ऑफ ड्यूटी या रिजॉइन ऑफ ड्यूटी, तो कितना होना चाहिए, मस्ट बी नॉट मोर देन 90 डेज। 90 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 90 दिन से ज्यादा क्या है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब एक चीज और पढ़ेंगे हम आगे, रिमूवल या आप डिसमिशल कह लो। ये क्या होता है, डिसमिशल। रिमूवल और डिसमिशल में सिंपल सा फंडा है, जब लगेगी मेजर पेनल्टी, माइनर पे नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये है ही मेजर पेनल्टी। मेजर पेनल्टी लगी सीसीए रूल के तहत और उस कैंडिडेट को निकाल दिया गया बाहर। ठीक है,
कुछ रीजंस दिए जाएंगे, ऑब्जर्व किया जाएगा सीसीएस क्लासिफिकेशन रूल के हिसाब से, पेनल्टी देखी जाएगी उनकी। ठीक है, तो ये है। लेकिन याद रखना, जिसको रिमूवल और डिसमिसल किया उसको नो पेंशन, उसको कोई पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलते। ये चीज है जो आपने बस याद रखनी। ठीक है, अगर आप पेंशन का ही सवाल आ गया है तो मिनिमम पेंशन जो 1/1/2016 से है कि भाई इससे कम अगर मिलेगी तो इससे कम नहीं मिलेगी, तो 9,000 रुपये मंथली। इससे कम तो आप किसी को पेंशन दे ही नहीं सकते पुराने वाले रूल के हिसाब से। ठीक है, अब क्या हुआ, पेंशन तो देखो मिलनी नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, अगर अथॉरिटी चाहे तो एक अलाउंस उन्हें दे सकती है, जिसको बोलेंगे वही कंपैशनेट अलाउंस। कंपैशनेट अलाउंस बोलते हैं इसको। कंपैशनेट अलाउंस का क्या सिंपल सा फंडा है कि ये 9,000 रहेगा आपका मिनिमम, जैसे मिनिमम पेंशन में होता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 2/3 ऑफ पेंशन, 2/3 ऑफ पेंशन से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मान लो पेंशन आपकी 20,000 बननी थी, 21,000 बननी थी, तो ये कितना है, 14,000 से ज्यादा नहीं हो सकती आपकी पेंशन, और 9 से कम नहीं हो सकती। तो चाहे जितना मर्जी वो सेट करें कंपेशनेट अलाउंस आपका, ये कंपेंसेट नहीं है, याद रखना, कंपैशनेट अलाउंस है। ठीक है, कंपैशनेट अलाउंस है कि भाई हमको हटा तो दिया गया है, लेकिन फिर भी एक प्रोविजन दिया जाता है। चलो, मतलब कंपेशनेट अलाउंस भी एक तरह की पेंशन है यार, ये मान के चलो, पर पेंशन से कम हो जाती है बस, ये इसका यही फायदा है, मतलब नुकसान है। चलो, बेसिकली चलो, ये तो बता ही दिया आपको। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे और पूछ लेते हैं। एक इनवैलिड पेंशन होती है, इनवैलिड पेंशन, इसका कुछ मिनिमम होता है, मिनिमम, यस। फैमिली जो पेंशन है उससे कम नहीं होनी चाहिए, फैमिली पेंशन से कम नहीं होनी चाहिए, इतना तो मिलेगा इनवैलिड पेंशन में भी। कैंडिडेट को इनवैलिड कर दिया उन्होंने। अब ईएल के बेनिफिट्स का पूछा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, जिनको ऑटोनोमस बॉडीज में भेज दिया जाता है या उनको पीएसयू के अंदर भेज दिया जाता है और वो परमानेंटली वहीं पे एब्जॉर्व हो जाते हैं, तो भी उनको क्या है, कुल मिला के उनको भी जो है 300 दिन की अर्नड लीव का इनकेसमेंट है वो दिया जाता है। तो ये 300 वाला फंडा आपने याद रखना है। रिजाइन पे एक ही चीज याद रखनी है बस आपने, कि उनको जो कैश इक्वलेंट पे किया जाएगा वो हाफ ऑफ द अर्नड लीव एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ सेसेशन ऑफ सर्विस, यानी डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द सर्विस। मैक्सिमम डेट्स होते हैं, एचपीएल तो खत्म समझो, एचपीएल तो मिलने से रही। ठीक है, और मैक्सिमम जो लियन का पीरियड है वो कितने साल का होता है, ये भी आपको बता देते हैं। लियन मैक्सिमम 2 साल होता है। 2 साल तक अगर आपका टेक्निकल रेजिग्नेशन है और लियन लिया हुआ है आपने, तो 2 साल तक आप अपनी पोस्ट पर वापस आ सकते हो। ठीक है, 2 साल तक क्या है, वापस आ सकते हो। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कितनी करा सकते हो, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, ये पेंशन का सवाल है, इससे लिंक हमारा दूसरा सवाल है। तो आपको पता है बच्चों 40% हम करा सकते हैं, 40% ऑफ पेंशन की कम्यूटेशन करा सकते हैं, इकट्ठा पैसा मिल जाता है। लेकिन कंपैशनेट अलाउंस भी एक तरह की पेंशन है, जो हमने बताया अगर बंदे को रिमूव कर दिया या डिसमिस कर दिया तो उनको कम्यूटेशन मिलता है। तो यस, बस नुकसान उनको यही हो जाता है, जो नॉर्मल पेंशन है उससे उनकी पेंशन कम हो जाती है। मतलब नॉर्मल पेंशन का वो 2/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 9,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के तो यही हुआ ना, 2/3 से ज्यादा नहीं मिलेगा। 21,000 पेंशन मिलनी थी तो 14,000 से ज्यादा नहीं मिलेगी, ये था आपका नुकसान। 14,000 मिलेगी, कम्यूटेशन मिल जाएगी।
अगर आपसे कोई पूछता है कि 40% तक वो कमिट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, तो बिल्कुल डेफिनेटली वो लोग करा सकते हैं। ठीक है, चलो ये हमने आपको 14 पॉइंट पढ़ा दिए। अब 15th क्वेश्चन देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन में यही है, अगर आप पेंशन की बात कर रहे हैं तो जैसे सैलरीड एम्प्लॉइयों को डीए मिलता है, डीए, ऐसे ही पेंशन वालों को डीए नहीं बोला जाता, चीज डीए ही होती है, लेकिन उसको फिर डियरनेस रिलीफ बोलते हैं। फुल फॉर्म याद रख लेना, डियरनेस रिलीफ। क्या बोलते हैं इसको? डियरनेस रिलीफ। इसका रेट भी कितना है? अभी वही चल रहा है 55%। जो आपको मिलता है सैलरी में डीए, उनको डीआर मिलता है पेंशनर्स को। ठीक है, राउंड ऑफ भी इनको ऐसे ही किया जाता है, ग्रांट भी 1 जनवरी 1 जुलाई से ही होता है इनका। ठीक है, क्लियर हो गया? ये डियरनेस रिलीफ भी अगर कोई एम्प्लॉयड है, डियरनेस रिलीफ के बाद अगर फैमिली पेंशनर जो है वो अगर एम्प्लॉयड हैं तो उनको मिलता है, ये बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो क्या है? बिल्कुल मिलता है। अब आपको कराएंगे, एक अलग सा टॉपिक है लेकिन काम का टॉपिक है। अगर क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, हेडलाइन यही रहेगी कि अगर हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों वर्किंग है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जैसा कि इसमें माना जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के रूल्स ही हम पढ़ते हैं तभी इनको सीसीएस रूल्स बोला जाता है। अगर ये दोनों के दोनों वर्किंग हैं तो क्या क्या कंडीशनें रहेंगी? ठीक है, क्या क्या कंडीशनें रहेंगी? सबसे पहले एचआरए के बारे में पढ़ेंगे कि एचआरए के बारे में इनकी क्या कंडीशन रहती। तो देखो, दोनों को मिलेगा एचआरए, चाहे वो सेम वर्क स्टेशन में हो, एक ही घर में रहते हो, चाहे घर में, अपने घर में, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में नहीं। गवर्नमेंट अकोमोडेशन वाली बात हम आपको अभी बताएंगे। तो दोनों एंटाइटल्ड हैं एचआरए के लिए, चाहे वो एक ही स्टेशन पर काम करते हो, इकट्ठे रहते हो, बट उन्होंने सरकारी मकान ना लिया हो। सरकारी मकान नहीं तो बोथ एंटाइटल्ड, बोथ एंटाइटल्ड। ठीक है, दोनों को मिलेगा। क्लियर है ये? अब कंडीशन आ जाती है एचआरए की, जब उन्होंने लिया हो गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर उन्होंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन ली हुई है तो देखो क्या केस होगा। उस केस में किसी को एचआरए नहीं मिलेगा। किसी को, किसको नहीं मिलेगा? मान लो वाइफ को मिला गवर्नमेंट अकोमोडेशन, हस्बैंड साथ में रहता है, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको नहीं मिलेगा अब। ठीक है, हस्बैंड ने गवर्नमेंट अकोमोडेशन ले लिया, वाइफ वर्किंग है, तो वाइफ को नहीं मिलेगा। तो साफ साफ लिखा हुआ है, जिसकी स्पाउस को गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिल जाता है स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस बॉडीज में या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एचआरए के लिए एलिजिबल नहीं होते। एफआरएसआर में ये लाइन लिखी हुई है वैसे भी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं 17 नंबर पे। सीजीएचएस का केस क्या रहता है? सीजीएचएस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है। तो फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग याद रखोगे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इस स्कीम में क्या है कि जो स्पाउस है, अगर वो ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा सैलरी अगर उनको मिलती है तो वो इस स्कीम के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा रहेगा। क्लियर हो गया? तो आप बात समझना, जिस एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उसी के पेरेंट्स इसके लिए एलिजिबल है। तो नॉन कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉइज है कोई, तो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने पेरेंट्स को ऐड कराना चाहता है या पेरेंट इन लॉज को मेडिकल बेनिफिट्स के लिए। ये लाइन आप याद रख लेना, पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ, पेरेंट्स इन लॉ। अगर वो चाहें कि उनके जो डिपेंडेंट में उनके जो सास ससुर, दैट इज पेरेंट इन लॉ, यानी कि फादर इन लॉ मदर इन लॉ को ऐड कराना चाहते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिलेंगे।
ठीक है। अगर बोथ गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों के पेरेंट्स एलिजिबल होंगे, बस। बोथ कंट्रीब्यूटेड तो दोनों के पेरेंट, तो बोथ पेरेंट्स। समझ में आ गया आपको? जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन करता है उसके पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ एलिजिबल है। जो एम्प्लॉई नहीं है, अगर हस्बैंड है या वाइफ है, तो उनके पेरेंट इन लॉ नहीं होंगे उसके अंदर। लेकिन अगर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज के आप ये मान के चलना कि कोई जुडिशियली सेपरेटेड है, ठीक है। जुडिशियली सेपरेटेड अगर हस्बैंड वाइफ है तो क्या होगा, अब वो एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब अब वो अलग अलग है, तब हस्बैंड और वाइफ का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो नहीं होता है उस केस में। तब वो अलग अलग है, जो जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो उस हिसाब से चलेगा, फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, ठीक है। चलो, अब एक पॉइंट और बताना है। अगर हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो उस केस में HBA क्या है? HBA, तो HBA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, दैट इज हाउस बिल्डिंग अलाउंस। क्या बोला जाता है इसको? हाउस बिल्डिंग अलाउंस बोला जाता है। हाउस बिल्डिंग अलाउंस में क्या है, अगर दोनों के दोनों एलिजिबल हैं एडवांस के लिए तो एडवांस दोनों के दोनों को ज्वाइंटली भी मिल सकता है, अलग अलग भी मिल सकता है, ठीक है। तो बोथ कैन अवेल। कौन कौन? बोथ, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों एलिजिबल है HBA के लिए, ठीक है। HBA के रूल में है ये 3 में HBA अलाउंस के बारे में दोनों का। अब देखो, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब इस स्कीम में क्या है? इस स्कीम में यही है, 1 पेरेंट एडमिसिबल है। 1 पेरेंट, या तो हस्बैंड रिम्बर्समेंट ले ले या वाइफ रिम्बर्समेंट में ले ले, क्योंकि बच्चे तो दोनों के ही है। तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन भी देना होता है उनको कि भाई मेरे स्पाउस हैं, वो इस बेनिफिट को अवेल नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो बेनिफिट दिया जाता है। अब आ जाते हैं LTC पर। तो देखो LTC, ये दोनों के वर्किंग के केस की बात है। अगर दोनों के दोनों सेपरेट होम टाउन डिक्लेयर करते हैं तो वो सेपरेटली अपने होम टाउन जा सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, ठीक है। चिल्ड्रन भी एलिजिबल होंगे इस बेनिफिट के लिए, बट एक पार्टिकुलर ब्लॉक के लिए ही वो एलिजिबल होंगे, जैसा होता है। अब आप LTC का केस समझो। LTC क्या होता है? LTC होता है लीव ट्रेवल कंसेशन। तो लीव ट्रेवल कंसेशन में देखो क्या है, बोथ हस्बैंड वाइफ, बोथ वाइफ हस्बैंड, अगर इन्होंने सेपरेट होम टाउन डिक्लेयर किया है, सेपरेट होम टाउन, तो क्या है, अवेल कर सकते हैं दोनों, अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जो चाइल्ड है वो 1 ब्लॉक ईयर में 1 पेरेंट के साथ जा सकते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सेम ब्लॉक ईयर में मान लो वाइफ ने भी लिया, वो होम टाउन दूसरा लिया, और हस्बैंड ने भी दूसरा होम टाउन लिया, और बच्चे क्या करें कि एक गैप है, तो पहले बच्चे फादर के साथ चले जाते हैं, फिर मदर के साथ चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्लियर हुई कि चिल्ड्रन 1 ब्लॉक ईयर में 1 पेरेंट के साथ जा सकते हैं, 2 पेरेंट्स के साथ, मदर फादर के साथ अलग अलग उस पार्टिकुलर ब्लॉक ईयर में नहीं जा सकते, क्योंकि रिम्बर्समेंट एक के ही साथ मिलने वाला है, ठीक है। सेम ही है हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड और वाइफ अगर मानो एक जगह दोनों चलेगी और LTC लिया है वाइफ ने, ठीक है, तो हस्बैंड क्या है, हस्बैंड इंडिपेंडेंटली होता है सेल्फ, नहीं ले सकते, वो खुद नहीं जा सकते फिर अलग से। या तो अलग अलग जाओ आप दोनों जगह, होम टाउन आपके अलग अलग हैं, आप अलग अलग जगह चले जाओ, दोनों अलग अलग आप अवेल करो इस चीज को। एक ये है कि आप ज्वाइंटली अगर करते हो तो एक के साथ अगर हस्बैंड जा रहा है, वाइफ ने लिया हुआ है, तो हस्बैंड इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा अवेल, ये कंडीशन है इसके लिए,
तो ये आपने पढ़नी जरूरी, ठीक है। 22वां केस देखते हैं, ये है फैमिली पेंशन का। फैमिली पेंशन का क्या केस है, हस्बैंड वाइफ दोनों में से कुछ ऐसा होता है कि कुछ मिसहैप हुआ, तो जो फैमिली पेंशन है वो दूसरे एम्प्लॉय को मिल जाएगी, वो अपनी जॉब भी करते रहेंगे, साथ के साथ उनको पेंशन भी मिलेगी, ठीक है। अगर सर्वाइविंग हस्बैंड या वाइफ अगर हस्बैंड वाइफ, ये समझना आप चीज, हस्बैंड वाइफ, एक केस तो हमने आपको समझा दिया, हस्बैंड वाइफ, इनमें से मान लो कोई भी, मान लो मिसहैप हुआ और उस मिसहैप के बाद इनको मिली फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन, एक तो ये केस हमने समझा दिया। एक ये केस है कि हस्बैंड है वाइफ है, दोनों के साथ हो जाती है कुछ मिसहैप, तो जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं जो, उनको क्या है, अब जो चिल्ड्रन को जो फैमिली पेंशन्स मिलेगी, अब उनको 2 फैमिली पेंशन्स मिलेंगी, 2 फैमिली पेंशन्स। हालांकि रूल्स हैं कुछ कि 2 फैमिली पेंशन में कितना है, क्या कंडीशन है, वो अलग चीज है, लिमिट, लेकिन वैसे 2 फैमिली पेंशन्स मिलेंगी। तो ये फैमिली पेंशन के रूल नंबर 50 में ये बात लिखी हुई है, रूल 50 में, CCS पेंशन रूल में, ठीक है। तो देखो ये फंडा भी आपको समझा दिया, हेल्थ स्कीम का आपको फंडा समझा दिया, है ना। हेल्थ स्कीम में क्या बताया था कि दोनों के दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तो पेरेंट्स दोनों के दोनों एलिजिबल हो जाएंगे। अगर एक कंट्रीब्यूट करता है तो एक के पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ जिनको वो ऐड कराना चाहते हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। जिस एम्प्लॉय की सैलरी अगर कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, वो एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनके पेरेंट्स को, ये आपने समझना है। समझ में आया, पेरेंट्स को भी नहीं मिलेगा। हस्बैंड वाइफ में से मान लो हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ वर्किंग नहीं है, हस्बैंड के जो पेरेंट्स इन लॉज पेरेंट्स हैं तो उसके पेरेंट ले पाएंगे, तो वाइफ के पेरेंट नहीं ले पाएंगे। दोनों वर्किंग है तो दोनों के पेरेंट्स ले पाएंगे। लेकिन अगर हस्बैंड चाहे तो पेरेंट की जगह पेरेंट इन लोग को डिपेंडेंट करवा के इस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। जुडिशली अगर वो दोनों सेपरेटेड हैं तो सेपरेटली दोनों अपनी अपनी फैमिलियों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों के पेरेंट्स बेनिफिट उठा सकते हैं इस चीज का, ठीक है। चलो अब एक बेहतरीन केस बताएंगे आपको जो याद रखना है। ये ए है, ये बी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब आपने एक चीज समझनी है कि इनके पास भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, इन्होंने भी जो है गवर्नमेंट मकान है, सरकारी जो मकान है वो लिया हुआ है, इन्होंने भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन ली हुई है, हो गए दोनों के दोनों की अकोमोडेशन। अब ये क्या कर लेते हैं, मैरिज कर लेते हैं दोनों के दोनों। अब ये दोनों के दोनों मैरिज कर लेते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब 2 मकान रख सकते हैं, तो 2 मकान तो नहीं रख सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा, एक को सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, वन को सरेंडर करना पड़ेगा। अब इसकी टाइम लिमिट पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिन के अंदर अंदर इसको सरेंडर करना है, तो विद इन 30 डेज, ठीक है, विद इन 1 मंथ ऑफ मैरिज या विद इन 30 डेज ऑफ मैरिज सरेंडर करना पड़ेगा आपको एक अकोमोडेशन, ये अलग चीज है, ठीक है। अब एक रूल और है, अगर हस्बैंड वाइफ जो दोनों के दोनों अलॉटी हैं वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में सेम स्टेशन पे रहते हैं, मतलब नहीं है आपको जरूरत ज्यादा, कुल मिला के ये याद रखना है, ए बी है, मैरिज अगर हो जाती है तो सरेंडर करना पड़ेगा 30 डेज के टाइम के हिसाब से, ठीक है। और इसमें कुछ बेसिकली ऐसा है नहीं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं लास्ट आपको, वो है इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स किसके लिए, हिंदी के लिए। अगर कोई हिंदी सीखना चाहता है, हिंदी सीखता है, तो क्या कंडीशन है देखना, 70% से ज्यादा अगर नंबर लेगा तो उसका रूल अलग है, 60% या उससे ज्यादा लेगा तो उसका रूल अलग है, 55%
से 60% के बीच में लेगा, एक ये 60 से 70 और एक ये 70 से अबव। देखना उनको कितने पैसे मिलते हैं, क्या कंडीशन है। तो एक तो होता है प्रबोध एग्जाम, ये पास कर लिया। एक होता है प्रवीण एग्जाम, ये पास कर लिया। एक होता है प्राज्ञ एग्जाम। तीनों के अलग अलग रेट है। क्या है, प्रबोध में अगर आप 55 से 60% लेके आते हो तो प्रबोध के अंदर मिलते हैं 400 रुपए, इंसेंटिव है ये, ठीक है, कैश अवार्ड है। इंसेंटिव कहो या कैश अवार्ड कहो, तो उनको ये कैश अवार्ड मिलता है। अब अगर वो 60 से 70% लेते हैं तो डबल 800, और अगर 70 से ऊपर लेते हैं तो 800 का भी डबल 1600, ठीक है। प्रवीण के अंदर क्या है, प्रवीण का 600 से शुरू होगा, 1200 और 1200 का 2400 नहीं होता, लेकिन ये 1200 का 1800 होता है। इसमें अंदर क्या होता है, 1200 का 2400 नहीं होता, 1800 होता है, बस ये याद रखना है आपने चीज, ठीक है। इसके अंदर प्राज्ञ में चेंज हो जाता है, 800, ये 800 हो गया 800, और ये आपका हो जाएगा 1600 रुपये, 1600 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। ये यहाँ पे कट करके लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, 800 रुपीज़, 800 रुपीज़, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2400 रुपये, ठीक है। तो 70% से ज़्यादा लेने वाले बच्चों को प्रबोध में 1600, फिर 1800, 2400। 60 से 70% लेने वालों में प्रबोध को 800, प्रवीण को 1200 और प्राज्ञ को 1600। 55 से 60 लेने वाले में 400, 600, 800, 200 रुपये बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 200 बढ़ते हैं। प्रबोध वाले में 60 से 70% में जो आपकी रेंज है वो 400 बढ़ते हैं, और जो 70 से अबव वाली है उसमें एक जगह 200 बढ़ते हैं और एक जगह आपको 600 रुपये बढ़ते हैं। तो जैसे आपने टेबल याद करनी है आप याद कर सकते हो। तो बेसिकली ये इंसेंटिव्स हैं जो दिए जाते हैं, ठीक है। ये है आपको हिंदी ट्रेनिंग के लिए, किसके लिए दिए जाते हैं, हिंदी ट्रेनिंग के लिए दिए जाते हैं। चलो, इसके साथ साथ ही एक और आपने पढ़ना है बस, 90% से 95%, ये टाइपिंग का है, 95% से 97%, और 97% से ज्यादा अगर आपकी हिंदी टाइपिंग है तो। ये किसका है, हिंदी टाइपिंग अगर आपकी आती है तो देखो इसमें कितना मिलता है। इसमें मिलेगा 2400 रुपये, 95 से 97 वाले में 1600 रुपये, और इसमें मिलेगा 800 रुपये। सेम रेट ही स्टेनोग्राफी का है। तो स्टेनोग्राफी का सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे ये 88 से 92 हो जाता है, यहाँ पे ये 92 से आपका 95% हो जाता है, और ये 95 से अबव हो जाता है, ठीक है, 95 से अबव हो जाता है। समझ में आया आपको? 95 से अबव वालों को ये है इनकी स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी है तो ये इस हिसाब से ये क्या मिलता है, एक तरह से कैश अवार्ड मिलता है। बस ये है बेसिक, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ाने थे, हमने पढ़ाए। अब पॉसिबली आपको एक क्लास और देंगे जिसमें आपके डाउट्स खत्म कर देंगे हम। इसके बाद केवल आपने वेट करना है फाइनल क्लास का, जो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, और उसके लिए आप वेट करोगे, दैट इज 24/8/2025। यहाँ पे होगा आपका महामैराथन, ठीक है, महामैराथन क्लास। तो एमसीआरई के पॉसिबल क्वेश्चंस पेपर के अंदर आने वाले डिस्कस करेंगे, साथ के साथ फैक्ट्स। बहुत बड़ी क्लास होगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और हमेशा आप ये क्लास याद करोगे। तो पढ़ते रहिए। मॉक टेस्ट, मॉक क्वेश्चंस पीडीएफ्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, बेनिफिट्स भी हैं, आपको डिस्काउंट भी अवेलेबल है। मेंबरशिप वैसे 6 मंथ्स की है। अगर किसी को केवल एग्जाम तक चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है जो टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हो, मेल करके पता कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। काफ़ी मेंबर्स हैं जो हमारे, मोर देन 125 वी हैव मेंबर्स ऑन प्लस मेंबरशिप। तो प्लस मेंबरशिप हमारी केवल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। क्लासेस यही रहेंगी। अगर क्लासेस के लिए किसी को डाउट है कि क्लास टेलीग्राम में अलग से मिलेंगी, तो क्लास अलग से नहीं मिलेंगी, क्लास यही रहेंगी। लेकिन क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एवरी टॉपिक हमने वहां पे प्रोवाइड किए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप क्रैश भी ज्वाइन
करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको केवल पीडीएफ्स मिलेंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, डेफिनेटली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।